नमस्कार। सवाल तो बनता है मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में पहले चरण के लिए मतदान के लिए अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन पहले चरण में 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन 58 सीटों में ज्यादातर सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने सभी विरोधियों को यहां पर चित कर दिया था। जिन 58 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, उन 58 सीटों में से 53 विधानसभा की सीटें ऐसी थीं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीती थीं। लेकिन 2022 में यह समीकरण काफी हद तक बदले हुए हैं। कारण यह है कि किसान आंदोलन और इस वजह से बीजेपी से कई वर्ग नाराज हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें एक वर्ग जाट का भी है। इसमें पिछले 3 चुनावों में बीजेपी के पक्ष में जिसने वोट किया था। एक ओर सियासी समीकरण के सहारे वोटर्स को साधने की कोशिश है, तो फिर वहीं दूसरी ओर पहले चरण के मतदान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्रों को भी जारी किया है। अब अगर इन तीनों के ही घोषणा पत्र को आप ध्यान से देखेंगे तो इन घोषणा पत्र में सभी ने किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। किसी ने गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान का वादा किया है, कोई गन्ना किसान का 14 दिन के भीतर भुगतान की बात कर रहा है, तो कांग्रेस सरकार बनने के बाद कर्ज माफी का ऐलान कर रही है। अब सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में किसान के अलावा रोजगार, महिला सुरक्षा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको शामिल किया गया है। तो यूपी में विपक्षी पार्टियों ने महंगाई और रोजगार को चुनावी मुद्दा तो बना दिया है, लेकिन बीजेपी कानून व्यवस्था के पक्ष में माहौल बनाकर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि पहले चरण में वोटर्स आखिर किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्योंकि पार्टियों ने अपने अपने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उनमें मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस मुद्दे के पक्ष में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता वोट करने वाली है, इसका इंतजार सभी को। और हम भी चर्चा करेंगे कि ये जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, आखिर उसके साथ जनता का जो कनेक्शन है वो किस तरह से होगा। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र को जारी करते हुए राजनेताओं की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। महीनों महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी डीएपी, 1 यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सभी ने देखा होगा कि शपथ लेते हुए 3 महीनों के अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम आगे भी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। मैं सीधे तो कुल मिलाकर के इन तीनों ही पार्टियों की तरफ से आपने देखा कि जो अपने अपने घोषणा पत्र हैं उनको जारी करते हुए जो उसकी प्रमुख बातें हैं वो हमने आपको सुनाई है। लेकिन अब चूंकि कुछ घंटे बचे हैं पहले फेज के चुनाव में, यानी कि मतदान के, और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुद्दे हैं
उनका जिक्र भी बखूबी इन सभी के मैनिफेस्टो में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज स्पेसिफिकली कितना पड़ रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। 3 मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं, फिर डिबेट को ओपन करते हैं। मलिक जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मलिक जावेद अंसारी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जनार्दन मिश्रा जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनार्दन मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और श्रीचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। श्रीचंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ देर बाद हमारे साथ रमेश प्रजापति जी भी जुड़ेंगे, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के, उनके साथ भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीचंद शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो संकल्प पत्र जारी किया और स्पेसिफिकली मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ घंटे बचे हैं वहां पर वोटिंग होने में। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आप कह रहे हैं कि आप गन्ना किसानों को 14 दिन में उनका जो पेमेंट है वो करेंगे, और किसानों से जुड़ी हुई कई और महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों ने अपने संकल्प पत्र में रखा है। लेकिन इस बार वेस्टर्न यूपी की ये जो 58 सीटें हैं, इसके जो किसान हैं या यहाँ के जो वोटर हैं वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? मेरा पहला सवाल आपके साथ यही। मैं आपका और आप सभी साथियों का स्वागत भी करता हूं। साथियों, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमारी बेल्ट है, विशेषकर इसमें किसानों का मुद्दा गन्ने को लेकर रहता है। पिछली सरकारों ने गन्ने का भुगतान समय पर नहीं किया, उसके कारण से यहाँ बहुत ज्यादा किसानों को दिक्कत रही। चीनी मिलों को उन्होंने बेचने का काम किया, चीनी मिलें बंद करने का काम किया। केवल 21 चीनी मिलें काम कर रही थी, बाकी उन्होंने कोई बेच दी और कोई नीलाम कर दी, बंद कर दी। हमारी सरकार ने इस पीरियड में हमने 21 बंद चीनी मिलों को चालू भी किया और जो गन्ना बकाया था वो भुगतान किया। हमने 2.25 लाख करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया भुगतान किया किसानों का, और गन्ने का ये तय कर दिया मिलों को, जब तक किसान के खेत में गन्ना है तब तक मिलें बंद नहीं हुई। सारे उनके गन्ना का उठान किया गया और समय से उनका देनदारी हो जाए, उनका पैसा समय से मिल जाए, इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का अलग से कॉर्पस फंड बनाकर उसको ऋण दिया और वो कंपनियों को, और उनसे किसानों की सूची लेकर उनको सीधे उनके अकाउंट में पेमेंट करने का काम किया। हमने जो संकल्प पत्र में पिछली बार घोषणा की थी, उनमें से 212 संकल्प हमने अपने पूरे किए हैं, और अगले संकल्प में हम लोगों ने तय किया है कि हम किसानों के लिए अलग से फीडर बना ही रहे हैं। सिंचाई को बिजली बराबर उपलब्ध कराइए, दिन में बिजली उपलब्ध कराइए ताकि किसान सिंचाई से कर सके, उसको रात में ना जाना पड़े। गीला काटे का डर होता है, बदमाशों का डर रहता है, तो उससे भी उनको मुक्ति मिले। तो दिन में ही बिजली दी गई ताकि उनको अपनी सिंचाई कर सके, और उसका बड़ा आराम किसानों को मिला है। आगे हम लोगों ने अपना प्लान किया है कि हम किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराएंगे। सौर ऊर्जा के पैनल आदि के द्वारा हम ग्रिड में बिजली देंगे और उसके द्वारा फिर उन किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। तो किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार ने पहले भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। खाद की उपलब्धता कराई, जिसके लिए लाइन लगती थी, लाठी चार्ज होता था। हमारी सरकार के बाद यूरिया के लिए कहीं लाठी चार्ज नहीं हुआ, सबको सहजता से खाद उपलब्ध रहा और किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसानों को ना हो। और तो और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जब आलू का किसान हमारा बर्बाद हो रहा था, तो उसके आलू को भी परचेज करने का काम हमारी सरकार ने किया। और अब हमारे मैनिफेस्टो में हमने संकल्प पत्र में आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाने का काम किया है। उसमें भी हम एमएसपी उसका घोषित करेंगे। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी सुविधाएं जो किसानों के लिए तय की। बिल्कुल, लेकिन श्रीचंद शर्मा जी, मैंने इसीलिए शुरुआत में ये कहा क्योंकि आप लोगों ने इस बार जो बातें कही हैं, मैं पिछली बार का कंटेक्स्ट इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि आपने कहा था पिछली बार भी अपने संकल्प पत्र के अंदर कि 14 दिन में आप सारा बकाया पूरा करेंगे। अभी पूरा बकाया आप लोग जो दे हैं, जो अभी बाकी है वो आप लोग दे नहीं पाए। दूसरा यह है, आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर यह भी कहा था कि आप गन्ने का ये जो मूल्य है उसको 450 तक ले जाएंगे, वो भी अभी नहीं हुआ है। तो जो समस्याएं हैं किसानों की वो तो अभी भी वहां पे बरकरार हैं। ये बात सही है कि पिछली सरकारों से ज्यादा पेमेंट भले आपने किया, लेकिन पूरा आप भी नहीं कर पाए। तो ऐसे में इस बार भरोसा जनता कैसे करेगी वहां की, ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे बहुत सारे परिचित ऐसे किसान हैं जो इस पीरियड में उन्होंने गन्ने का बोने का रेशो भी बढ़ा दिया। जो 10 बीघे गन्ना बोते थे वो 30 बीघे गन्ना बो रहे हैं। उनसे पूछा भी आपने इतना रेशो क्यों बढ़ा दिया?
तो कहते हैं सर बीजेपी की सरकार है तो भुगतान तो हो ही जाएगा। तो किसानों को भुगतान की श्योरिटी हुई है, उनका विश्वास डेवलप हुआ है सरकार पर। और आप उसको आंकड़ों के आधार पर निकाल लीजिए कि कितने गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था और अब कितना गन्ना उत्पादन हो रहा है। चीनी का उत्पादन पहले कितना था, अब कितना उत्पादन हो रहा है। ऐसी जिन्स डेवलप की गई है जिनसे चीनी का उत्पादन बढ़ा है, किसानों की रिकवरी बढ़ी है। तो उस नाते किसानों को पूरा भरोसा है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। ठीक है, अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मलिक जावेद अंसारी जी, आपके पास में आता हूं। आपको एक बात बताऊंगा, हमने 14 दिन का वादा किया था। हमारा प्रयास है कि हम 14 दिन पर भुगतान को लाएं और उसमें साथ ही हमने एक लाइन नहीं, मैंने श्रीचंद जी केवल इसीलिए पूछा ना क्योंकि आपका वादा जो पूरा था पिछली बार का, आप ये कहते हैं कि जो पिछली सरकार छोड़ गई थी उसको हमने पूरा किया और अब हम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बकाया है आपका 14 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए मैंने वो सवाल आपसे पूछा। मलिक जावेद अंसारी जवाब दिया कि हम उसमें आगे हमने तय किया है कि यदि किसी का भुगतान समय से नहीं हो पाया तो उसको ब्याज देना होगा। ठीक है। मलिक जावेद अंसारी जी, उन्नति विधान आप लोगों ने भी जारी किया और किसानों से जुड़ी हुई उसके अंदर भी मैंने देखा बड़ी बातें हैं। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का एग्जांपल भी दिया, प्रियंका गांधी को भी हम लोग सुन रहे थे। आपने गेहूं के लिए भी कहा कि 2500 देंगे, इसके अलावा पुराना जो बिल है वो आप माफ करेंगे, कोरोना काल का जो है वो आप साफ करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा वहां की जो जनता है वो कैसे करेगी? क्योंकि एक ऑप्शन वहां पर हम लोग को जो दिखता है, जो कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के तौर पर, उन सब के बीच में आप अपनी जगह को कैसे बनाएंगे? सवाल यह है, क्योंकि वायदे तो आप कर रहे हैं लेकिन जनता का कनेक्शन कैसे होगा आपके साथ? मैं पश्चिम उत्तर बेल्ट से बोल रहा हूं, बिजनौर से। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, वो आए नहीं और उन्होंने झूठ बोला कि यहाँ मौसम खराब है। भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश का बैटल हार चुकी है। अभी हमारे जो वरिष्ठ भाजपा के साथी हैं शर्मा जी, उन्होंने कहा किसानों का भुगतान हुआ है, 3700 करोड़ अभी भी बकाया है। 35,000 करोड़ अभी बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम की गई है, किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है। आज खाद का कट्टा 2000 रुपए का हो गया है, पहले वो 1300-1400 रुपए का आता था। तो किसानों के साथ जितना छल भाजपा की सरकार ने किया है वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। जितना आप जो ये हमारी बेल्ट है, 2 दिन पहले कल क्या हुआ, एक छोटा व्यापारी, जूतों का व्यापारी बागपत में लाइव फेसबुक पर आकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है और उसकी पत्नी भी जहर खा लेती है। पत्नी का देहांत हो जाता है और पति अभी क्रिटिकल है। मैं विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो व्यापार, नोटबंदी, जीएसटी और जो व्यापार आपने छोटे दुकानदारों के साथ अन्याय किया है उसका क्या? ये बागपत का केस है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का केस है। और आज जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं को पब्लिक गांव में घुसने नहीं दे रही है, उनको दौड़ा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भाजपा के बड़े नेता है उनके कथनी और करनी में फर्क है। उसका खामियाजा, उसका भुगतान जो हमारे छोटे नेता हैं उनको करना पड़ रहा है। आज भाजपा उत्तर प्रदेश से साफ हो चुकी है। यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन वर्सेस कांग्रेस का चल रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन उसका आधार मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपने तो कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब एक ऑप्शन के तौर पर वहां पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी दिखता है तो आपके ऊपर भरोसा या आपके मैनिफेस्टो पर भरोसा क्यों होगा? इनके ऊपर तो आपने आरोप लगा दिया कि सत्ता इनकी है, चलो इन्होंने पूरा नहीं किया। ये बात भी मैं आपकी मान लेता हूं कि इन्होंने अपने वायदे चलिए नहीं पूरे किए होंगे, हो सकता है कि जनता की नाराजगी भी उनके साथ हो, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा क्यों करेगी? एक ऑप्शन तो है ना उनके पास। वो इसलिए भरोसा करेगी, आज उत्तर प्रदेश का किसान हो सब आवारा पशुओं से परेशान है। गोधन योजना एक ऐसी योजना है जिसने इस आवारा पशुओं का निवारण करने का काम करेगी। और जो कोरोना काल में मां गंगा में किस तरीके से मां गंगा को दूषित किया गया, किस तरीके से लाशें बहाई गई, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा है किस तरीके से कोरोना को नहीं मलिक जावेद अंसारी जी, आप तो फिर उसी मुद्दे पर आ गए। आप तो उनकी कमी बताने लगे। मैंने तो कहा वहां पर तो मैंने बैरियर लगा दिया, मैंने तो कहा ठीक है आपने जो कहा मैंने मान लिया, आप जो कह रहे हैं उसको मैं मान रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो ऑप्शन है उसको बाईपास करते हुए कांग्रेस के ऊपर भरोसा क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी क्योंकि कांग्रेस वचनबद्ध है। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी झूठ बोलती है। झूठ उनका, आप कार्यकाल देख लीजिए किस तरह का कार्यकाल था। भाजपा के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि पहले गुंडा राज था, हर यही बोल रहा है। और भाजपा ने जो किया वो पूरा देश जानता है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश बना दिया गया है। तो कांग्रेस ही विकल्प है।
आप देख लीजिएगा 10 तारीख को हम मिलेंगे। ठीक है, जनार्दन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनार्दन मिश्रा जी, जरा एक बार फिर से आपसे मैं यही समझना चाहूंगा और इसको जरा अच्छे से समझाइए। 58 सीटों को जब हम लोग देखते हैं, एक तो ये वैसे भी गन्ना बेल्ट है या किसान बेल्ट है, तरह तरह की यहाँ की जो बातें हैं वो हम लोग लगातार उस पर डिस्कस पहले भी करते रहे हैं, लेकिन 58 में से जो प्रदर्शन इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का रहा, क्या इस बार वहां पर जो अभी फैक्टर्स आ रहे हैं, किसान आंदोलन या जाटों की नाराजगी या जो तमाम चीजें हम लोग लगातार देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि चैलेंज है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए वेस्टर्न यूपी के अंदर, कम से कम इस बेल्ट में? देखिए आयुष जी, भाजपा ने जो बेहतर प्रदर्शन पिछली बार किया था, इस बार ऐसा नहीं लगता कि वो इतना बेहतर कर पाएगी। इस बार उनको नुकसान जरूर होने वाला है, क्योंकि किसानों से जुड़े हुए मुद्दे और जो किसानों का आंदोलन जो इतना बड़ा रूप लेता जा रहा था, उसका कहीं ना कहीं नुकसान जरूर मिलेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे अभी जो लड़ाई है वो एक मतलब 2 पालों में पूरी तरीके से बढ़ चुकी है, और जनता के बीच में जो मुद्दे रखे गए हैं, एक दो आप संकल्प पत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल जो मतलब जो कागजी कार्रवाई एक तरीके से होती वो है, लेकिन जो वहां के लोकल मुद्दे हैं, जो वहां के छोटे छोटे इश्यूज हैं, उन पर नेता लोग टारगेट कर रहे हैं। वहां पे जाके उन्हीं चीजों को बोला जाता है। योगी जी ने पहले ही शुरुआत से ही कैंपेन को शुरुआत करते ही एक फॉर्मूला दिया था 80-20 का, उसके बाद फिर चीजों को दूसरी तरीके से मोड़ने की कोशिश की गई। तो चुनाव को इस दिशा में मोड़ा जा रहा है। हालांकि भाजपा को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसानों के मुद्दों को लेकर उतना लाभ पश्चिम यूपी में नहीं मिल सकता। लेकिन जनार्दन जी, ये चैलेंजेस क्या सिर्फ इतना ही भर है या आपको ये लग रहा है, क्योंकि अभी ये जो वायदे हो रहे हैं खासतौर से किसानों को लेकर के, या कोई अगर ये कहता है कि हम आपका 4 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, 25,000 रुपए जो कोरोना पीड़ित हैं हम उनको देने वाले हैं, या हम खाद पर आपको जो है फ्री देना शुरू कर देंगे, तो ये जो वायदे हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये स्पेस बना पाएंगे, या फिर ये जो वायदे या फिर ये जो मुद्दे अभी उठाए जा रहे थे वेस्टर्न यूपी के अंदर, वो ज्यादा आपको लग रहा है कि इंफेसाइज कर रहे हैं लोगों को, और उस पर लग रहा है आपको कि इस बार का जो वोटिंग पैटर्न है वो रहने वाला है? आयुष जी, देखिए संकल्प पत्र में जो भाजपा ने इस बार करीब 130 वायदे किए हैं, कांग्रेस ने अपने रखे हैं, सपा ने अपने रखे। देखिए चुनाव से पहले नेता उस चीज को प्रस्तुतिकरण उनका जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। आज जैसे आपने सुना होगा, ओपी राजभर जी ने बोला कि 3 सवारी वालों को हम माफ कर देंगे, उनका कोई चालान नहीं होगा। तो इस तरह की बातें भी आपके सामने आएंगी। जो बयानवीर है किसी तरीके से अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं और अपने आप को मतलब अपनी पार्टी को सर्वोच्च बताते हैं। लेकिन मैं फिर से उसी बात को दोहराता हूं कि जो लोकल मुद्दे हैं, जो वहां के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुराने मुद्दे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, जो उनके जो आपसी जो मतभेद है, मनमुटाव, उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा, ना कि ये जो लोक लुभावन जो वादे रहते हैं। शीशन जी, एक तो इस बार हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों गठबंधन के साथ अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। दूसरा यह है कि किसान आंदोलन जो चला उसका एक बड़ा फैक्टर है, जो वहां पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं वो असर कर रहा है। 58 में से अगर 52 सीटें पिछली बार आप लोग जीतते हैं, तो इस बार आपको लग रहा है कि उसको रिपीट कर पाएंगे, या चैलेंजेस हैं कम से कम वहां पर? और क्या किसान आंदोलन आपको नहीं लगता कि कोई फैक्टर है या वहां पर काम नहीं कर रहा? आयुष जी, वैसे हम इस विषय पर भी बात करेंगे, जो बिंदु आप देते हैं उस बिंदु पर बोलेंगे। लेकिन अफसोस है जो हमारे साथी आप के यहाँ स्टूडियो में उपलब्ध हैं, वो विषय से हटकर बात करते हैं। आप जिस विषय पर पूछते हैं उनसे मैनिफेस्टो पे पूछा, उन्होंने जो है अनर्गल प्रलापबाजी शुरू कर दी। हमारी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री को झूठा बोल देना, गलत बोल देना, ये सभ्यता होनी चाहिए। और ये दूसरे कहते हैं ना, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दूसरों की देखकर उपलब्धि को भी अपने आप को खुश मान लेते हैं। दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ हो गया, पश्चिम बंगाल से इनका सुपड़ा साफ हो गया, देश भर से इनका सफाया हो रहा है, तब भी ये बहुत खुश है साहब। इनको लगता है कि भाजपा तो कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। अब ये पश्चिम बंगाल में जहां पर भाजपा 4 सीट से 84 सीट पर पहुंची, तो वो उपलब्धि नहीं दिखाई देती इनको, लेकिन इनको ये लगता है कि नहीं साहब, भाजपा वहां सरकार ना बना पाई, ये इनके लिए बहुत संतोष की बात है, भले इनको 1 सीट ना मिली हो। ये इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। और ये गौधन की बात करते हैं, जो केरल में सरेआम कांग्रेस के कार्यकर्ता गौ कसी करते हैं, सरेआम गाय काट कर खाने का काम करते हैं, गाय ऐसे जमाकर उनको प्रदर्शन करते हैं। ये लोग गौधन की बात करेंगे। अब आते हैं हम बिंदु पर, तो बिंदु में बात सुन लीजिए ना। आप अपने दल की पता कर लेना, आपके दल के लोगों ने किया कि नहीं किया, आपके युवा मोर्चे ने। फिर आ जाइए बिंदु में, पश्चिम आप किसी गांव में चले जाइए, सब गांव के लोग, चाहे वो जिस बिरादरी के हों, ये जो किसान आंदोलन था ये प्रायोजित था और ये वातावरण खराब करने के लिए था। इसलिए
उसका प्रभाव समाज भी जानता, जनता जानती है, जनता में उसका कोई खास प्रभाव नहीं है, कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। हर गांव के हर बुजुर्ग सब भाजपा के साथ हैं। सबको पता है कि जो किसान सम्मान निधि भाजपा दे रही है उसको भी हमने बढ़ाने का काम किया, किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई जा रही है। जो पेंशन बुजुर्गों को और विकलांग को पेंशन 500 रुपए मिलती थी उसको 1500 रुपए करने जा रहे हैं। 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। अभी 1000 रुपए कर दिया था, लेकिन अब 1500 रुपए मिलेगी। हर प्रकार से हर घर को, कोरोना के काल में भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम भाजपा की सरकारें कर रही हैं। इस कारण पूरे देश में कहीं आपको एक शिकायत नहीं मिली होगी। इन कांग्रेसियों के राज में तो आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, भूख से लोग मरा करते थे, किसान आत्महत्या करते थे। पूरे मोदी जी के शासन काल में आप बता दीजिए कहीं किसी किसान ने आत्महत्या की हो तो। सबको बराबर अपने लाभ देने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश की गौरवशाली सरकार है जिसने सबसे पहले सरकार बनते ही 36,000 करोड़ रुपए का ऋण किसानों का माफ किया और 86 लाख किसानों को उसका लाभ मिला। और चाहते तो उसमें केवल ये कर सकते थे जो जैसे और लोग करते थे, 10,000 करोड़ का ऋण माफ कर दिया, बहुत हो गया साहब, और उसमें बहुत बड़ा पुलिंदा मार लेते थे। कहते थे साहब हमने 10,000 रुपए तक का ऋण माफ कर दिया कोऑपरेटिव सोसाइटियों का। हमने 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया, और केवल सोसाइटियों का नहीं, बैंकों का भी ऋण माफ किया। क्या है, किसी ने बैंक से लिया, साहूकार से लिया या सोसाइटी से लिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उन सबके ऋणों को माफ करने का काम। तो श्रीचंद शर्मा जी, किसानों की नाराजगी वाली बात कहां से आ रही है, और ये किसान नाराज हैं या आपको लग रहा है ये पॉलिटिकली इस चीज को बताया जा रहा है, या किसान अगर नाराज नहीं है तो मैं एक सवाल और इसमें जरूर जोड़ूंगा श्रीचंद जी, क्योंकि संजीव बालियान या उमेश मलिक जैसे आपके जो बड़े नेता हैं, एक तो केंद्र के मंत्री उमेश मलिक जैसे या फिर संजीव बालियान, आप मुझे बताइए कि उनका विरोध क्यों हो रहा है, या अभी स्वतंत्र देव सिंह हाल ही में जब जा रहे थे तो उनको भी विरोध का इसी तरह से सामना करना पड़ा, ये विरोध क्यों हो रहा है आपका? फिर कुछ लोग, कुछ दलों के लोग इतने अशिष्ट हैं कि जो इस शिष्टाचार का पालन नहीं करते, और वो किसान के भेष में अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। आप किसी गांव में चले जाइए, सामान्य किसान नहीं कर सकता। सामान्य किसान समाज के साथ है, भाजपा के साथ है। ये वो लोग थे जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे किसान के वेश में, और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए सीधे तो लड़ने की हिम्मत है नहीं उनमें, सीधे सामर्थ्य नहीं है उनका किसी मुद्दे पर सामना करने का। किसान के वेश में, छलावे में छल पैदा करके विरोध करने का काम करते हैं। किसान भाजपा के साथ है, आम जनता भाजपा के साथ है, ये आने वाला समय बता देगा। ठीक है, मलिक जावेद अंसारी जी क्या कहना चाह रहे हैं? माननीय विधायक जी ने अभी कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया, राशन दिया फ्री में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के लोगों को आपने 80 करोड़ को गरीब कर दिया, इस लायक कर दिया है कि वो राशन पे निर्भर रहे। अभी जो सर्वे आया है उसमें पता लगा 23 करोड़ लोग हमारे देश के पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं। ये कैसा विकास आप कर रहे हैं लोगों का? ऐसा सर्वे है आपका। आपके समय में महंगाई दर 10% से ऊपर चली गई थी, और आपके वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था महंगाई को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, हथियार डाल दिए थे। इस महंगाई दर को भाजपा शासनकाल में 5% से नीचे रखा गया, और कोरोना काल के बावजूद लोगों को कठिनाई नहीं आने दी, न महंगाई को बढ़ने दिया, महंगाई को नियंत्रित करके रखा। कोरोना काल में केवल 5.2% महंगाई हो पाई, 2.2% बढ़ी। इतना नियंत्रित करने के बाद खरीद ही नहीं पा रहे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, यदि सार्थक बहस आप करेंगे और सार्थक दिशा में जाएंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों का केवल एक स्टंट बना लिया, आप लोगों ने बना लिया कि वह विरोध के लिए विरोध करना है। सार्थक विरोध करिए। आपने, आपके नेता, पार्टी के सम्मानित नेता, उनको भी चाहिए कि सार्थक बहस करें। कहीं कुछ लगता है कि इसमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए तो उस विषय पर बोलें। अनाप शनाप बातें बोलकर चोर बोल देना, चौकीदार बोल देना, खराब बोल देना, ये सभ्यता के विपरीत है, और इससे आपको जनता नकारती है। आपको अभी भी अकल नहीं आ रही तो करिए आप, तो जो आपको ठीक लगे। चौकीदार तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला था, हमने नहीं बोला। आपने तो चोर बोला, आपने तो चोर बोला। नहीं, मैंने चोर नहीं बोला। जनता ने आपको जवाब दे दिया। जो हमारी 282 सीट ये गलत आरोप, मैंने कभी चोर नहीं बोला, मेरे माननीय प्रधानमंत्री। नहीं, आपके दल ने बोला। देखिए, आप भी अपने दल की मर्यादा से बंधे हैं। आपका बड़ा नेता कोई बात बोलेगा तो आप उसमें इन्वॉल्व माने जाओगे। आपके दल के मैनिफेस्टो में कोई चीज बात आएगी तो आप उसे बाधित माने जाएंगे। जावेद मलिक जी, आपके मेरे अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के शुभचिंतक हो सकते हैं, लेकिन दल की मर्यादाएं आपके लिए भी है, हमारे।
चलिए जनार्दन मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, चूंकि अभी ये किसान वाला जो फैक्टर है, आपको लग रहा है वेस्टर्न यूपी में काम कर रहा है, या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हमने किसानों के लिए जो वायदे किए थे उनको तो हमने धरातल पर उतारा ही है और कुछ कोशिश भी हमने की है, जो रह गए हैं उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन ये जो नाराजगी वाली बात है या किसान या जाट की नाराजगी, इस तरह की जो बातें अभी वेस्टर्न यूपी में हमको दिख रही है, आपको लग रहा है ग्राउंड पे ये चीज काम कर रही है? देखिए आयुष जी, किसानों के लिए जो बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स की, जो बात कर रहे हैं चीनी मिल की, शुगर जो पैसे दिए गए, जो उनका भुगतान किया गया, ये बात कहीं ना कहीं बड़ी हद तक सही भी है, लेकिन सारी चीजों का समाधान कर दिया गया, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। किसानों का जो चीजें को सुधार की तरफ इन्होंने बढ़ाया जरूर है और उस चीज का लाभ जरूर मिल रहा है, जो एक बड़ा तबका है वहां पर भी वो चीजें ये बात कहता है, लेकिन जो मैं फिर से कहूंगा कि जो विरोध का सामना है वो वहां की जो परिस्थितियां जन्य है। अब जो हमारे भाजपा के जो नेता जी हमारे साथ पैनल में है वो इस चीज को बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का है, लेकिन जो रोज एक खबरें आ रही हैं कि पश्चिम यूपी में भाजपा के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। अभी आपने सुना बबीता फोगाट वहां पर प्रचार करने गई तो बबीता फोगाट के उनके उस पर हमला कर दिया गया, लोगों ने उनको पीछे दौड़ाया। अभी आज की खबर आई कि एक बागपत में इस चीज का विरोध हुआ। काफी जगह पर ये चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। नहीं, तो लेकिन जनार्दन जी, क्योंकि अभी बबीता फोगाट वाले केस में तो साफ साफ उन्होंने कहा कि आरएलडी के कार्यकर्ता थे, हुटिंग करने लगे, नारेबाजी करने लगे, उन्होंने पत्थर फेंक दिया। अब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आकर के विरोध करने लगे तो उसको वो पूरे गांव का विरोध है या उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विरोध है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आपको इसीलिए मैंने ये पूछा ना कि वाकई में ग्राउंड पे चीजें काम कर रही कि या फिर वहां पर जो पार्टियां हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? नहीं, पार्टियां देखिए, जैसे जहां पर जिसका मजबूती है, जहां पर वो है, तो वो लोग उस तरह से माहौल बना रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल सही है। और जब विरोध होता है तो भाजपा हो या कांग्रेस हो या वो दूसरी पार्टी को उसका दोषारोपण भी करेंगे, लेकिन जो ये बातें निकल कर सामने आ रही है कि भाजपा नेताओं का जब वहां पर वो जा रहे हैं अपने क्षेत्र में तो विरोध हो रहा है, इस चीज को लेकर मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं इन जो लगातार हो रही घटनाएं है उसमें कहीं ना कहीं धरातल पर चीजें हैं और वो बाहर आ रही हैं। उसका जो जवाब है वो आप दोषारोपण करके दे सकते हैं, लेकिन जो जनार्दन जी, आप चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका आकलन, चूंकि मैंने पहले भी आपसे पूछा, 58 में से अगर 52 ये जीतते हैं इस बार, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसी परिस्थितियां क्या बदली हैं कि ये उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का जो ये आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में काफी एक लंबे समय तक चलने के बाद फिर वापस लिया गया वो कृषि कानूनों को, तो वो चीजों को जो डैमेज कंट्रोल है वो कितना कर पाए हैं और उस चीज को चुनाव के माध्यम जो रिजल्ट आएंगे वो चीज हमें तभी दिखेगी। तो उस चीज वो अभी तक जो बड़े नेता है और वहां के लोकल नेता भी इस चीज के डैमेज कंट्रोल में ही लगे हुए हैं। ठीक है, श्रीचंद शर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे और जरूर यहां पर पूछूंगा, और चूंकि ग्राउंड के ऊपर जब मैं भी गया हूं और बहुत सारे वेस्टर्न यूपी की ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर मैंने वहां के लोकल कैंडिडेट्स को लेकर के जब लोगों से सवाल पूछे हैं, नाराजगी है वहां पर, कुछ कैंडिडेट्स को लेकर के तो भारी नाराजगी है। योगी आदित्यनाथ के नाम पे नाराज नहीं होते हैं, लेकिन लोकल कैंडिडेट से नाराज हो जाते हैं। ये फैक्टर्स भी तो काम कर रहे हैं ना श्रीचंद शर्मा जी, ऐसा ना हो कि ये डेंट लगाएं कहीं? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो स्थानीय स्तर पे हों, लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं खुद 27 विधानसभाओं में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करके आया हूँ, घूम के आया हूँ, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही 44 विधानसभा पड़ती है, बेहट से लेकर और डिवाई तक हमारी 44 विधानसभा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वास्तविकता ये है कि मैं बिल्कुल आपको धरातल की बात बता रहा हूँ। कुछ राजनीतिक दलों का जिनका सिमटता हुआ दायरा हो गया है, समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो वे दबंगई और बदतमीजी पे उतर आए हैं और उनके कार्यकर्ता वो हरकतें करते हैं जो शिष्टाचार वसूल नहीं करनी चाहिए। समाज के कुछ तबके के लोग ऐसे होते हैं जो उनके सामने इसलिए बचते हैं कि यार कौन इनसे मुंह मारे, कौन इनसे झेले, तो वो थोड़ा दबके रहते हैं, चुपके रहते हैं या अलग रहते हैं। लेकिन वोट जब आती है ना, तो वोट अपना वो दबा के अपना मत दे देते हैं कि हमें किसके पक्ष में जाना है। इनको जनता नकार चुकी है। ये लोग खराब तरीके का व्यवहार करके खामखा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आने वाले समय में आप लोग देख लेना, जो मैं बोलता हूँ मैं कभी असत्य नहीं बोलता, आप इसके तथ्यों को जांच लेना आने वाले चुनाव में कि जनता बिल्कुल भाजपा के साथ है, सबका मन भाजपा के साथ है। आप आरएलडी का गढ़ माना जाता था बागपत को देखिए, बागपत में कितने अच्छे अच्छे रोड बने हैं। आरएलडी ने तो बहुत लंबे समय तक वहां शासन किया, क्यों नहीं रोड बनवाई, वो यूपीए की गवर्नमेंट में शामिल भी रहे। लेकिन आज जो हाईवे बने हैं
जो कनेक्टिविटी बागपत की ठीक हुई है, एक एक व्यक्ति बम बम कर रहा है, सब जुड़े हुए हैं। शामली को 3 हाईवे से जोड़ दिया, सहारनपुर को सीधे हाईवे बना दिया, 3 घंटे के अंदर आप दिल्ली से सहारनपुर आराम से पहुंच जाओगे। तो ये जो कनेक्टिविटी दी है, ये भी सब लोग देख रहे हैं। मैं भी वहां के लोगों सोशल मीडिया पर तमाम चीजें चलती रहती हैं, देखता रहता हूँ। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमने जो है मेरठ को दी है, जो बिल्कुल शामली के पास ही है। तो वेस्ट यूपी के लोग भाजपा के साथ हैं। आप आने वाले कल में देख लीजिएगा, हर समाज का तबका, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो नॉन जाट हो, ब्राह्मण हो, गुर्जर हो, समाज के सभी तबके, जो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया। अभी मैं गौतम बुद्ध नगर के उस दिन आंकड़े देख रहा था, सपा समाजवादी पार्टी ने 5 साल में केवल 73 घर बनाए, 73 गरीबों को आवास दिया, और भाजपा ने 5 साल में 37,000 आवास एक जिले में दिए हैं, जिनमें से स्वयं हमारे मलिक जी बता देंगे, अंसारी जी, के मुस्लिम समाज में कम से कम 40% मुस्लिम समाज के लोगों को मकान दिए गए, उतने ही लगभग एससी में उससे ज्यादा दिए गए। बाकी और आते जो उस दायरे में आते थे, किसी को ये भेदभाव नहीं किया कि किसका होना चाहिए किसका नहीं। तो ये जनता देख रही है, हर समाज देख रहा है कि हमारे साथ कौन खड़ा है और हमें किसके साथ खड़ा होना है। मलिक जावेद अंसारी जी, 32 साल में जो चीजें आप लोग अभी तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं, 22 के अंदर वो परिस्थिति कैसे बदलती हुई आपको दिख रही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो फाइट है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में आ गई है, या जनता अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए देख रही है? 32 साल का आपका जो सूखा है वो कैसे समाप्त हो रहा है? इस बार थोड़ा इसको समझाएं। क्योंकि हम 403 सीट पे लड़ रहे हैं और जो हमारा घोषणा पत्र है वो जन जन तक पहुंचा है। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, हमने 40% महिलाओं को, माताओं को टिकट्स दिए हैं, और हमने उनको आश्वासन दिलाया है कि आपको नौकरियों में भी हम पूरी तरीके से आरक्षण करेंगे, आपको हर चीज में हिस्सेदारी मिलेगी। आज युवा जो है वो सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में है। जो हमारी बेरोजगारी है वो उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा है। जो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट देख लीजिए, जो किसानों के बच्चे हैं वो आर्मी में जाते थे, आर्मी में 1,22,000 पद खाली पड़े हैं। अभी संसद में रेल मंत्री जी ने बताया कि रेल मंत्रालय में 2,65,000 पद खाली पड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो रोजगार मांग रहा है, और हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार का आश्वासन दिया है और उनको यकीन दिलाया है कि 12 लाख सरकारी जो पद खाली पड़े हैं सालों से उनको भरा जाएगा, और 8 लाख रोजगार सरकार उनको सृजन करके देगी। तो हम 20 लाख रोजगार। बेरोजगारी मुझे बता दें कि कब मुद्दा नहीं रहा प्रदेश विधानसभा के चुनाव में? हर बार होता है बेरोजगारी मुद्दा, हर बार महंगाई मुद्दा होता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं होता। समाजवादी पार्टी आ जाती, कभी बहुजन समाज पार्टी आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी आ जाती, लेकिन कांग्रेस जो 32 साल से गई है वो अभी तक तलाश रही है कि आखिर कैसे जनता कनेक्ट हो जाए उसके साथ। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि 22 में कैसे आ जाएगी उत्तर प्रदेश के लोग। अब जो नई पीढ़ी है, जो पिछले 30 सालों में जो बड़े लोग हुए हैं, वो अब कांग्रेस को चुनेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, भाजपा की तरह झूठ नहीं बोलती है। फिर आपने चुटीली बात और बिला वजह की बातें बोली, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप अपनी खूबियां भलाई जावेद अंसारी जी, मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कहा राजस्थान में अभी तक आप लोग कर्ज माफी कर नहीं पाए। अब ये सेंट्रल का बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनके बीच में उलझा के आपने रखा, लेकिन आपने कहा था कि 1 से 10 तक गिनती गिनना, कर्ज हम माफ कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। अब कैसे जनता भरोसा करेगी? और जैसे जैसे मोदी जी पे जनता भरोसा कर रही है, ऐसे कांग्रेस पे करेगी। जैसे योगी जी के काम पे भरोसा कर रही है, अंसारी जी का बयान सुन लीजिए। चलिए ठीक है, मतलब आपने मान लिया ना कि जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, इसलिए अब डिफरेंशिएट जनता कर लेगी। ये अच्छा है कि आप मान रहे हैं कि ये कर रहे हैं, फिर ये मत कहिए कि काम नहीं करते हैं। एक मिनट बोलना चाहूंगा जी आयुष जी बेगम। अभी जब पेट्रोल और डीजल पर हमारी सरकारों ने 10 और 12 रुपए कम किए प्रति लीटर, तो इनकी राजस्थान गवर्नमेंट ने सस्ता करने से मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे कम। तब इनको महंगाई नहीं दिखाई देती, जो महंगाई कम करना चाहिए था इन्होंने मना कर दिया कि हम सस्ता नहीं करेंगे। जिन्होंने बेरोजगारी की बात कही, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 3,61,000 नौकरियां हमने संविदा के आधार पर दी हैं, और 10 लाख से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने का काम किया है। जो भारत में केवल 2 मोबाइल कंपनियां काम करती थी, आज 123 मोबाइल कंपनियां मोबाइल बनाने का काम करती हैं। 4,61,000 करोड़ का निवेश का समझौता हुआ था, जिनमें से 3,60,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में हो चुका।
और यहाँ की इकाइयों में उनको रोजगार मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में मैं रहता हूँ, तो यहाँ की तमाम कंपनियों में 20-20 हजार 17-17 हजार लड़के काम कर रहे हैं। इतना रोजगार यहाँ क्रिएट हुआ है। हालांकि बहुत कुछ करना अभी बाकी है, और अगले मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि हम 10 लाख रोजगार और जो सृजन करके देंगे। तो और इसमें भी एक और खास बात बता दूं कि 4.5 लाख नौकरियों में कोई माइकल लाल ये नहीं कह सकता कि कोई एक भी व्यक्ति की नौकरी सिफारिश से लगी हो या कोई भ्रष्टाचार के आधार पर लगी हो। जो योग्यता रखने वाले लोग थे उनको नौकरी नहीं। चलिए, इस बीच हमारे साथ रमेश प्रजापति जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। 56 अपने लोग सेलेक्ट कर लिए उन्होंने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रमेश प्रजापति जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रमेश प्रजापति जी, बिल्कुल, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि अब तो कुछ घंटों का वक्त बचा हुआ है, पहले फेज की वोटिंग होनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे देख रहे हैं इस बार के इस चुनाव को आप? देखिए, दो विचारधारा हैं। एक विचारधारा है पूंजीवाद और एक विचारधारा है वंचित, शोषित, किसान, नौजवान, छात्र। अतीत में अगर कोई झांक कर देखें तो आपको ये पता लगेगा, जब जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम किया है। और अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले दिनों अब रही है और केंद्र में है, उसकी जो झूठ और फरेब और जो धर्म और आस्था के नाम पर लोगों के विश्वास पर चला है, ये जनता समझ चुकी है। और निश्चित रूप से इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा क्या बदला है 5 साल में? क्योंकि यही तो मैं आपसे समझना चाहूंगा। 12 में भी तो, अब 17 में भी आप लोग यही बातें कह रहे थे कि भाई देखिए ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, इनको मत आने दीजिएगा, लेकिन जनता ने तो भरोसा किया इनके ऊपर। अभी 5 साल में ये चीजें कैसे बदल गई हैं? आपको लग रहा है कि जनता आपके साथ कनेक्ट करेगी? जैसे भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और आस्था के नाम पर विश्वास दिलाया कि हम हिंदुओं को सम्मान देंगे, जबकि संविधान की धारा 340, 341 में ये बड़ी साफ साफ लिखी है कि दिस कंट्री इज फ्री। फ्रीडम है, आजादी है धर्म और आस्था की। कोई शिव शंकर को पूछता है, कोई राम को पूछता है, कोई श्याम को पूछता है। इन लोगों ने ये कहा था कि हम सबका साथ और सबका साथ और सबका विकास करेंगे। लेकिन क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध, क्या सबको बराबरी का हक नहीं है? इन्होंने एक योजना रमेश प्रजापति जी बताइए जो धर्म के आधार पे गैर बराबरी को दिखा रही है। राज्य सरकार की बताइए, केंद्र सरकार की बताइए, जिसमें धर्म के आधार पे गैर बराबरी हुई है। धर्म के आधार पर गैर बराबरी ये कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इन लोगों ने जो अजान पढ़ते हैं लोग, उनको हटाने का काम इन लोगों ने किया। ये गैर बराबरी नहीं है। कभी इन्होंने, आज लोग मंदिर पर जो लाउडस्पीकर लगते हैं, कभी उस पर तो बंधन नहीं लगाया। ये गैर बराबरी नहीं है। कहां किया ऐसा? अजान पढ़ने से कहां रोका इन्होंने? अजान पढ़ने से नहीं रोका। जो लाउडस्पीकर ईदगाह या जहां नमाज अदा होती है वहां पर जो लगाई थी, तो उनकी आवाज को इन्होंने बंद किया था। वो कोर्ट का आदेश है रमेश प्रजापति जी, मुझे लग रहा है आपके पास शायद जानकारी नहीं है। कोर्ट का आदेश था और उसको इन लोगों ने इंप्लीमेंट करवाया था। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि एक योजना बताइए ना इनकी, जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम आवाज देंगे लेकिन मुस्लिमों को नहीं देंगे, सिखों को नहीं देंगे, ईसाई को नहीं देंगे, हिंदुओं को देंगे। ऐसी कोई योजना बताइए सरकार की जिसपे आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने धर्म के नाम पे बांट दिया। धर्म के आधार पर बांटने का मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि ये हिंदुओं के प्रेमी कैसे हैं और मुस्लिमों को प्रेमी क्यों नहीं है ये, जबकि संविधान ये बराबरी का हक देता है नहीं देता। इन्होंने एक टिकट देने का काम इन्होंने नहीं किया। ये सबका साथ सबका विकास और ये गैर बराबरी नहीं है। आयुष जी, मैं कुछ बोल रहा हूं। शर्मा जी, हाँ जवाब दीजिए आप। मैं जवाब दूं? बड़े बुजुर्ग साथी हैं हमारे प्रजापति जी, लेकिन क्या मुद्दा लेकर आए हैं, जरा इनकी समानता के उदाहरण देखिए। ये कहते हैं कि सब समानता होनी चाहिए, इन्होंने समानता की। इनके शासन काल में
मुस्लिम लड़की यदि हाई स्कूल इंटर पास करेगी तो उसको 30,000 रुपए मिलेंगे, उसी के बराबर में हिंदू लड़की पास करेगी तो वो टुकड़ टुकड़ देखेगी। ये भेदभाव नहीं था। कब्रिस्तानों की बाउंड्री आप करोगे, शमशानों की नहीं करोगे, ये भेदभाव नहीं था। मौलवियों को बांधे दोगे, पुजारियों को नहीं दोगे, ये भेदभाव नहीं था। आपसे ज्यादा धर्म का विक्षेप और कौन करता है? और आपने डीजे पर रोक लगाई, कांवड़ियों में, कांवड़ यात्रा पर डीजे पर रोक लगाई आपने। और हमने सबका साथ सबका विकास का नारा केवल दिया नहीं, साकार करने का काम किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जांच करा लीजिए, जितने आवास बनवाने का काम हमारी सरकार ने किया है, 45 लाख आवास बने हैं लोगों के, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले हैं, उनके काम हुए हैं, उनको अन्य सुविधाएं दी गई, राशन दिया गया है। आप कहीं ये पता करके देखिए कि क्या उसमें कोई भेदभाव हुआ है? सबको देने का काम किया, सबका साथ सबका विकास ये करने का काम किया, चाहे मुस्लिम हो चाहे वो। ठीक है, ये तो किया, लेकिन श्रीचंद शर्मा जी, एक सवाल जो यहाँ पर रमेश प्रजापति जी ने उठाया, उन्होंने कहा कि आपने प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने तो टिकट भी नहीं दिया एक भी मुस्लिम को। ये अलग इशू है। टिकट हमेशा पार्टियां अपने प्रत्याशी में, कौन प्रत्याशी कहां से जीतेगा इसको देखकर दिए जाते हैं, जाति और धर्म देखकर नहीं दिए जाते। तो 403 में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला, ये तो सवाल वो उठाएंगे। ये कर देते हैं कि हाँ जाति धर्म कौन सा है, पूरे उत्तर मान्यवर समान है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम केवल दिखाते हैं। मान्यवर एक भी टिकट पूरे उत्तर प्रदेश में देने का मतलब एक भी इस लायक है ही नहीं। ये कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, ना इससे समाज का बहुत बड़ा भला होता। किस जाति और किस समाज को टिकट दिया जा रहा है, व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। समाज का भला इसमें होता है कि 45 लाख मकान बनाए हैं, जिसमें से 15 लाख केवल मुस्लिमों के मकान है। आप जांच करा ले। ये मान्यवर सच्चर कमेटी की सिफारिशें थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, आपके कांग्रेस वाले साथी बैठे हैं हमारे, आप बैठे हो, उनके जमाने के कर्मों के वजह से है जो सामाजिक असमानता है, जो सामाजिक समानता हमारे समय में आई है। आप जांच करा लीजिएगा कि यहाँ पर उनकी गरीबी दूर करने का काम किया कि नहीं किया हमारी सरकारों ने। चलिए ठीक है, रमेश प्रजापति जी मुझे बताइए, चूंकि पिछली बार ये जो हम लोग 11 जिले देख रहे हैं वेस्टर्न यूपी के, इनमें 58 सीटों में से हम लोगों ने देखा कि 52 पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस बार वहां की ये जनता वोट क्यों करने वाली है? ऐसे कौन से मुद्दे आपको लग रहा है जो वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को टच कर रहा है और इसलिए वो समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ देख रहे हैं? आपसे मैं इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगा, मुझे बताएं ऐसा क्या हुआ अभी? ऐसा इसलिए हुआ, इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा पेट्रोल और डीजल की मार अब की बार भाजपा सरकार, जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होगा तो हम कम करेंगे और ज्यादा होगा तो ज्यादा करेंगे। ठीक कहा था माननीय मोदी जी ने। लेकिन सन 1914 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 160 के लगभग डॉलर प्रति बैरल था, जब तेल का भाव था लगभग 58 रुपए। आज तेल का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में, कच्चे तेल का भाव मात्र 60 के आसपास में। गूगल डाल के देखें आज तेल का भाव क्या है। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी इन्होंने नहीं लगाई। तो मेरा कहने का मतलब एक बात नहीं, आज ट्रेन है, ट्रेन में पहले 60 साल से उम्र के इंसान को जो है 40% की छूट दी जाती थी, महिलाएं 50% को छूट दी जाती, बच्चे को आधा टिकट होता था, पूरे का पूरा पैसा इन्होंने इसमें कर दिया। बिजली का भाव 2014 में आज दुगना। बाबा योगी ने एक भी बिजली घर जिसमें बिजली का उत्पादन होता है एक भी बनाया हो तो मैं मान लूं। इन्होंने कोई काम। आज देश पर 84 लाख हजार करोड़ रुपया कर्जा है, जबकि 2014 में 52,000 करोड़ कर्जा था। ये सारी बातें जनता जान चुकी है। माननीय 600 मेगावाट का पावर प्लांट कासिमपुर पावर हाउस में भी उद्घाटन किया है। दूसरे हम पावर कहां से उपलब्ध करा पा रहे हैं? आपको कैसे 8 रुपए यूनिट में, 9 रुपए यूनिट में मिलती थी बिजली, हमें कैसे 3.5 रुपए यूनिट में बिजली मिल रही है? जब बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है और वो ना दी जा रही हो। आप केवल 6 घंटे बिजली दिया करते थे, हम 18 घंटे कम से कम बिजली दे रहे हैं। 18 घंटे, 24 घंटे, 21 घंटे के हमारे प्लान है, इस तरह से हम बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। कैसे आपसे ज्यादा बिजली दे पा रहे हैं? 4 बड़े बिजली घर 2012 की सरकार में समाजवादी पार्टी ने लगाए थे। आपने बाबा योगी जी ने, मान्यवर योगी जी ने अगर एक भी यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में बनाई हो
तो आप मुझे बता दें, गूगल पे डाल के देख लीजिए। मुझे आप ठीक है, अच्छा, मुझे चलिए, आपने बिजली घर लगाए, उन्होंने बिजली की सप्लाई पहुंचाई, लेकिन मुझे यह लगता है कि अब देखते ही हैं कि जनता इस पर से भरोसा किस पर करती है ज्यादा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज सवाल तो बनता है में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।